अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पंक्चुएशन। इंग्लिश 1123 का कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम इग्नोर करके चल रहे होते हैं। इनिशियली भी हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर शामिल है। अगर यूट्यूब वाली आवाम है तो उनके लिए अभी तक सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड हो गई है अभी, और इंशाल्लाह बाय द टाइम अपलोड हो रही है। ये वाली जो वीडियो है वो पंक्चुएशन की वीडियो है आप लोग के लिए। तो पंक्चुएशन एक ऐसा टॉपिक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसको बहुत निग्लेक्ट किया जाता है। मतलब लाइक अगर हम लोग के दिमाग में बस एक पेटेंट बिहेवियर बिल्डअप हुआ हुआ है कि हम जो है वो अच्छी वोकैबलरी इनपुट कर देंगे अपने राइटिंग्स के अंदर तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश 1123 के अंदर। लेकिन ब्रो ऐसा सीन नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हमें करना क्या होता है तो गेट दैट ए स्टार। सही है। हमारे पास आती है राइटिंग 25 मार्क की। सही है, कोई भी राइटिंग होती है वो 25 मार्क की होती है। ठीक है, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो चाहे वो डायरेक्टेड राइटिंग हो। ठीक है, वो 25 मार्क की होती है। इसमें से 10 मार्क्स होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क के। ठीक है, 10 मार्क्स होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क एंड 15 मार्क्स होते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ राइटिंग। ठीक है। अब 15 मार्क्स जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है उसका दिमाग में हमारे दिमाग में ही होता है कि 15 मार्क क्वालिटी ऑफ राइटिंग के हैं तो ब्रो अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, भर के अच्छे अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। नो ब्रो, ऐसा सिनेरियो नहीं है। ठीक है, हमें 15 मार्क्स क्वालिटी ऑफ राइटिंग के मिलते हैं जब हमारी ग्रामर अच्छी होगी, जब हमारी पंचुएशन अच्छी होगी, जब हमारी वोकैबलरी अच्छी होगी, जब हमारी स्पेलिंग प्रॉपर होगी, जब हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ग्रामर के 3 मार्क होते हैं, 3 मार्क होते हैं पंचुएशन के, 4 मार्क होते हैं वोकैबलरी के, 2 मार्क होते हैं स्पेलिंग के और 3 मार्क होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के, विच कंप्राइजेस ऑफ द होल 15 मार्क्स। पंक्चुएशन के 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? फुल स्टॉप से कॉमास डाल के पंक्चुएशन के फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको राइटिंग के अंदर? ऐसा सिनेरियो नहीं, ऐसा बिल्कुल सिनेरियो नहीं है। पंक्चुएशन हमारी बनाती है 10%। ठीक है, हमारा जो पूरा पेपर होता है ना 100 मार्क्स का, उसका जो 10% होता है ना वो पंक्चुएशन होती है। ठीक है, 10% इज योर पंक्चुएशन। सही है। अब 10% पंक्चुएशन के मार्क्स मिलेंगे कैसे आपको? जब पंक्चुएशन करेक्ट होगी, पंक्चुएशन कॉम्प्लेक्स होगी और पंक्चुएशन वेरीड होगी। वेरीड का मतलब होगी अलग अलग तरीके की पंक्चुएशन जो होगी वो इस्तेमाल की गई होगी। तो इवेंचुअली जब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे फॉर द पंक्चुएशन। एग्जैक्टली स्प्लिट क्या होता है पंक्चुएशन का? 3 मार्क आपको मिलते हैं आपकी डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर, 3 मार्क आपको मिलते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर। कॉम्पोजिशन मींस नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, डायरेक्टेड राइटिंग मींस लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, आर्टिकल एंड स्पीचेस। और 2 मार्क मिलते हैं आपको समरी के अंदर। जो 20 मार्क की आपकी समरी होती है उसमें 2 मार्क आपके पंक्चुएशन के होते हैं। ठीक है, 3 मार्क अगर आपको पंक्चुएशन के वो दे रहा है इन योर कॉम्पोजिशन और डायरेक्टेड राइटिंग, और 2 मार्क आपको दे रहा है फॉर इन योर समरी राइटिंग, तो ही एक्सपेक्ट्स कि आप कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन यूज करोगे। ठीक है, करेक्ट पंक्चुएशन यूज करोगे और वेरीड पंक्चुएशन यूज करोगे। वेरीड मतलब अलग अलग तरह की पंक्चुएशन इस्तेमाल होगी, एक ही टाइप की पंक्चुएशन बार बार इस्तेमाल नहीं हो रही होगी। अब आप बोलते हैं 3 मार्क की पंक्चुएशन मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर द पंक्चुएशन इन योर कॉम्पोजिशन और डायरेक्टेड राइटिंग, तो वो कितनी पंक्चुएशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन एक्सपेक्ट कर रहा है तो कितनी कर रहा है? एटलीस्ट 8। 8 करेक्ट कॉम्प्लेक्स वेरीड पंक्चुएशन इन योर राइटिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप डालते हो तो आपको पूरे 3 मार्क मिलेंगे। और 2 मार्क अगर आपको समरी में मिल रहे हैं ऑफ द पंक्चुएशन तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 6 करेक्ट कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन डालोगे तो देन यू विल गेट द मार्क। क्लियर सीन है? कोई मसला मसाइल अभी तक समझ में आ गया? कोई इशू? ठीक है जी। अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन होती कौन सी है। हमारे पास फुल स्टॉप्स और कॉमास लगाकर हम बहुत ज्यादा होते हैं और हमने पंक्चुएशन भी करेक्ट यूज करी है। फुल स्टॉप्स और कॉमास जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन में नहीं आते। कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन होता है आपका कोलन, सेमी कोलन और एम डैशेस। कोलन, सेमी कोलन, एम डैशेस। कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, कॉमा लगाना जरूरी है लेकिन अकेला कॉमा कभी मत लगाना। कभी भी जिंदगी में दो सेंटेंसेस को कॉमा से मत जोड़ना। कभी भी जिंदगी में दो सेंटेंसेस को कॉमा से मत जोड़ना अनटिल अनलेस उनसे शुरू में या उनके बीच में कंजंक्शन मौजूद हैं। कॉमा का प्रॉपर यूज मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर बताया हुआ। अगर आपको कॉमा का यूज पढ़ना है तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो चाहें और देखकर वापस आए, फिर मैं आपको प्रॉपरली इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉमा का यूज देखना है तो आप जा सकते हैं फॉर द सेंटेंस स्ट्रक्चर वीडियो, लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन पढ़नी है तो वो इस वीडियो से भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूरी है, जाके मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर देखें। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन में कोलन, सेमी कोलन और एम डैशेस आते हैं। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, इनका यूज पढ़ना बहुत जरूरी और लाजमी है। ठीक है, इनका यूज पढ़ने से पहले
जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। फिर सेंटेंस क्या होता है और फ्रेगमेंट क्या होता है वो आपको पता होना जरूरी है। सेंटेंस होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, नाउन और प्रोनाउन। नाउन इज एनीथिंग दैट यू कैन नेम, एन आईपैड, ठीक है, अ पेंसिल, सरबाद मुनीर, एनीवन दैट यू कैन नेम इज अ नाउन। और उस नाउन की रिप्लेसमेंट जो होती है ना, नाउन की जगह जो हम लगा सकते हैं वो प्रोनाउन होता है, जैसे ही शी इट आई यू वी दे, ही शी इट आई यू वी दे, ये क्या है, सारे हमारे प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन मिलके क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, एनी एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन वर्ड है वो वर्ब है। ईट, स्लीप, एक्ट, डांस, ड्रिंक, एनीथिंग, द एनी एक्शन यू आर डूइंग इज अ वर्ब। सही है। इसके एक हिंट सारे टीचर्स मोस्टली यही बताते हैं कि आप इसके आगे टू लगा के देख लो, टू एक्ट, टू स्लीप, टू डांस। इट इज नॉट लुकिंग obnoxious while I say it or while I write it. It means it is right, it is a verb. ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब नहीं होते, उनको जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जेरेंड कहते हैं। जैसे ये देखें, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये वर्ब नहीं है ब्रो, ये जेरेंड हैं। इनको वर्ब आप कंसीडर नहीं कर सकते। ही प्लेइंग, कभी सुना है ही प्लेइंग, सही है। इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट रिक्वायर्स द वर्ब टू सपोर्ट और कंप्लीट द सेंटेंस। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा जी, वर्ब क्या होगा हमारे पास, कोई भी एक्शन वर्ड जिसके अगर आप टू लगा के देख लो, इट इज नॉट लुकिंग ऑब्नॉक्शियस वाले से इट और राइट इट। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। सही है। ये होगा वर्ब, या फिर कोई भी एक्शन वर्ड होगा तो वो वर्ब कहलाएगा। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट हो गया हमारे पास नाउन और प्रोनाउन, वर्ब हो गया हमारे पास एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब नहीं है, दोज आर जेरेंड्स। सही है, वो वर्ब नहीं कंसीडर किए जाते। he is a subject, to play is a verb, it is a complete sentence. She is a subject, to sing is a verb, it is a complete sentence. He is playing, he is the subject, is a verb, playing is not a verb, playing is a gerund, that I am repeating again and again. ठीक है, ये चीज याद रखना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं इनमें से माय पेरेंट्स, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस, नो, ये सिर्फ सब्जेक्ट है, ठीक है। डांस्ड ऑन द फ्लोर, is it a complete sentence, no. Who danced on the floor, it is only the verb, to dance is a verb, ठीक है। ये वर्ब हो गया हमारे पास, सही है। ये वाली बात समझ में आ रही है वाली बात। तो एग्जैक्टली होता क्या है हमारे पास, हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ सब्जेक्ट है या सिर्फ सिर्फ वर्ब है तो इवेंचुअली इवेंचुअली वो सेंटेंस कंसीडर नहीं किया करा जाएगा, वो सेंटेंस का पार्ट, एक हिस्सा कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट। ये एक फ्रेगमेंट है क्योंकि इसके अंदर वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। ये भी एक फ्रेगमेंट है, क्यों, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है। उधर वर्ब था लेकिन सब्जेक्ट नहीं था, इधर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है। तो इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। वो चीज जो एक कंप्लीट आइडिया नहीं है, एक कंप्लीट थॉट नहीं है, पूरी बात नहीं है, सही है। तो इवेंचुअली इट इज कंसीडर्ड एज अ फ्रेगमेंट। वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंट कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। बिकॉज सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया क्या चाहिए, आपको सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना जरूरी है टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द पंक्चुएशन बेटर, ठीक है। जिन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी हुई है उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। अब पंक्चुएशन के अंदर हमारे पास आता है, सिंपल पंक्चुएशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो फुल स्टॉप और कॉमा है वो। और मुझे पता है ऑनेस्टली ऑनेस्टली बहुत सारों को पता है कि फुल स्टॉप और कॉमा कैसे यूज करने। कॉमा का यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन वी आर डूइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो आप देख सकते हैं टू गेट इट बेटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन में
एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोलन, सेमी कोलन और एम डैशेस। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत रेयरली यूज होते हैं, बहुत रेयरली। अगर आपने कोई डायलॉग डाला तो उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क टू लाइक व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग समवन, ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इमेजली, या फिर आपने डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर रॉटिकल क्वेश्चंस डाले तो उसके अंदर बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं और मैं चाहता हूं आप अपनी राइटिंग से इस्तेमाल करें, वो हमारे पास होते हैं कोलन, सेमी कोलन, एम डैशेस। और ऑनेस्टली ऑनेस्टली द मोस्ट हाईली रिगार्डेड, सही है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप इस्तेमाल करो, वो है एम डैश, ठीक है। एम डैश इज अ डैश विच इज अ लिटिल लार्जर देन अ हाइफन, ठीक है। छोटा वाला अगर दो वर्ड के बीच में आ रहा होता है वो एन डैश होता है, एम डैश नहीं होता, वो एन डैश होता है, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है ना, जो कि दो कंप्लीट सेंटेंसेस को या फिर दो ऐसे मेजर सेंटेंसेस को या फ्रेगमेंट, एक सेंटेंस और फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारे पास एम डैश होता है, ठीक है। याद रखिए ये चीज, और हाईली रिगार्डेड मैं चाहता हूं कि आप इस्तेमाल करें। कॉलन, सेमी कॉलन, एम डैशेस होने चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने आपको स्प्लिट बताया हुआ है मार्क्स का कि भाई 3 मार्क कॉम्पोजिशन में, 3 मार्क्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हुआ है, ये रही स्प्लिट ऑफ मार्क्स। स्प्लिट ऑफ मार्क्स ये है कि 3 मार्क होते हैं आपके पास कॉम्पोजिशन में, 3 मार्क होते हैं आपके डायरेक्टेड राइटिंग में, और 2 मार्क्स होते हैं आपकी समरी के अंदर। और अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना ब्रो कि आपको 2 मार्क वो पूरे देना चाहता है समरी के अंदर, तो आपकी 6 करेक्ट कॉम्प्लेक्स और वेरिड पंचुएशन देखना चाहता है। 3 मार्क अगर आपको कॉम्पोजिशन में दे रहा है, मतलब नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो 8 करेक्ट और कॉम्प्लेक्स पंचुएशन, वेरिड पंचुएशन वो देखना चाहता है। सिमिलरली डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर भी अगर लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, आर्टिकल, स्पीचेस के अंदर वो आपको मार्क्स दे रहा है 3 मार्क पूरे फॉर द पंचुएशन, तो वो 8 करेक्ट, कॉम्प्लेक्स और वेरिड पंचुएशन देखना चाह रहा है, लाजमी। ये चीज याद रखते हैं। क्लियर है? तो टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे पास पंचुएशन के? 8 मार्क्स हो गए। पेपर 1 पेपर 2 के मिला के 8 मार्क्स हो गए आपके पंचुएशन के। अभी भी आपको दिमाग चलेगा 8 मार्क, उसके लिए मैं पूरा लेक्चर देख रहा हूँ, ओके आई कैन लूज इट, नो ब्रो। एक एक दो दो मार्क आपको जो होते हैं वो ए स्टार से बी या सी के ऊपर लेकर आ रहा होता है। वी नीड टू वर्क ऑन दीज लिटिल टेक्निकलिटीज। अगर आप प्रॉपर्ली वर्क करोगे तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग एन ए स्टार और लेवल 5 वाला ग्रेड। क्लियर है वाली बात? समझ में आ गई? अब मेजर यूज, जो पहला यूज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेमीकोलन का। तो कुछ लोग सेमाइकोलन भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सबकी अपनी अपनी, ठीक है। लेकिन सेमीकोलन का यूज, पहला यूज केस और पहला यूज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप फुल स्टॉप लगा सकते हो या फिर आप सेमीकोलन लगा सकते हो, कॉमा नहीं लगा सकते। बहुत सारे बच्चे जो है वो कॉमा से दो कंप्लीट सेंटेंसेस जोड़ रहे होते हैं, वो बहुत गलत है। इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर। कभी भी दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आप कॉमा से नहीं जोड़ सकते। दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से पहले आप कॉमा लगा दो। लेकिन सिर्फ दो कंप्लीट सेंटेंस उनको आप कॉमा से जोड़ो, इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर, जो कि छोटी मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यू शुडंट बी डूइंग दैट, ठीक है। पहला यूज क्या है सेमीकोलन का? दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और वो दो कंप्लीट सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सही है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बेयरली लिंक्ड हो लेकिन लिंक्ड हो, तो आप उनको जोड़ सकते हो विद अ सेमीकोलन। माय ग्रैंडमदर लव्स निटिंग, ठीक है, शी मेक्स स्वेटर्स फॉर एवरीवन, इट इज लिंक्ड, सही है, इट इज लिंक्ड। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आप उनको जोड़ सकते हो विद अ सेमीकोलन। लेट्स स्किप द हाईवे, द साइड डोर्स आर मच फास्टर। ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे से लिंक है, बिल्कुल लिंक है, तो कैसे जोड़ सकते हैं विद सेमीकोलन? याद रखिएगा ये चीज। कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूं। सम पीपल प्रेफर हॉट कॉफी, अदर्स स्वेयर बाय आइस लैटेज, ठीक है। दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है, आई ज्वाइंड इट विद अ सेमीकोलन। द प्रिंटर इज जैम्ड अगेन, we desperately need an upgrade, ठीक है।
दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वी ज्वाइन देम विद अ सेमीकोलन। पहला यूज केस ये हो गया सेमीकोलन का। पहला यूज केस ये हो गया कि दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दे रिलेट टू द सेम टॉपिक, तो हम जोड़ सकते हैं विद अ सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, सेमीकोलन आई लव कॉफी। इज इट मेकिंग सेंस? नो, both are complete sentences but they are not linked to each other, barely भी, थोड़ा सा भी लिंक नहीं है, so we cannot join them with a semicolon, it is wrong। ठीक है, for example I love coffee semicolon my brother likes tea। ठीक है, my brother likes tea, both are like barely linked to each other but they have some connection। we are talking about drinks or the preferences over drinks, सही है, जो preferences over drinks उसके बारे में बात कर रहे हैं। they both are comparatively or barely linked to each other, तो इस लेसन को ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेमीकोलन, दैट इज राइट। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप दो कंप्लीट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हो विद द सेमीकोलन, तो सेमीकोलन के बाद जो भी हमारे पास वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, इट हैज टू बी इन लोअर केस। लाइक देखो, शी का एस इन लोअर केस है, द का टी लोअर केस है, अदर का ओ लोअर केस के अंदर। तो वी हैव टू मेक श्योर कि सेमीकोलन के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उसका जो पहला लेटर है इट हैज टू बी लोअर केस। ये चीज याद रखना जरूरी है। पहला यूज केस क्या हो गया सेमीकोलन का, ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वी ज्वाइन देम विद अ सेमीकोलन, पहला यूज केस। दूसरा यूज केस क्या होता है, दूसरा यूज केस ये होता है we put a semicolon before a transition word, before a transition word। ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है, जिसको हम कनेक्टर कहते हैं। अब इसको आप कंजंक्शन से कंफ्यूज मत करिएगा, कंजंक्शन की भी लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और कनेक्टर और ट्रांजिशन वर्ड की भी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, ताकि सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम और आपको अंदाजा हो कि कौन सा वाला कनेक्टर है और कौन सा वाला कंजंक्शन। सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर से पहले आता है, सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर से पहले आता है, सही है, ये बात याद रखना जरूरी है। कनेक्टर क्या होता है हमारे पास, कनेक्टर की एग्जांपल दिखाता हूं। therefore consequently as a result thus hence accordingly however nevertheless nonetheless on the end conversely instead still, ठीक है, और furthermore moreover in addition beside additionally in fact, ये सारे जितने हैं वो सारे क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या है, कनेक्टर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर वेयर एज एंड ऑल्दो के पहले नहीं आता, वेयर एज और ऑल्दो के पहले कनेक्ट सेमीकोलन नहीं आता, वेयर एज और ऑल्दो से पहले सेमीकोलन नहीं आता, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब कंजंक्शन देखिए, 10 बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये कंजंक्शंस हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल्दो सिंस इफ व्हाइल अनटिल अनलेस, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, सही, ये कंजंक्शन है और ये कनेक्टर्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, कनेक्टर्स हैं। और जो सेमीकोलन आ रहा है वो किससे पहले आएगा, कनेक्टर से पहले आएगा, कंजंक्शन से पहले नहीं आएगा, ये चीज याद रख लें, कंजंक्शन से पहले नहीं आएगा, कनेक्टर से पहले आएगा। और ये सारे कनेक्टर्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, कनेक्टर्स हैं, ये रहा कनेक्टर, ये रहा कनेक्टर, ये रहे कनेक्टर, ठीक है, ये रहे कनेक्टर, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, क्लियर है ये वाली बात। कंजंक्शन और कनेक्टर कंफ्यूज मत करिएगा, हमारे पास जो सेमीकोलन आता है वो कनेक्टर से पहले आता है, कंजंक्शन से पहले नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्टेड टू गो कैंपिंग दिस वीकेंड,
हाउएवर इज अ कनेक्टर, उससे पहले मैंने सेमीकोलन डाला और उसके बाद मैंने कॉमा डाला। मैंने आपको बताया था कि सेमीकोलन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका जो पहला लेटर होगा वो लोअर केस में होगा, जैसे हाउएवर का एच लोअर केस में। सिमिलरली द टीम प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, फिर कनेक्टर आ गया देयरफॉर, देयरफॉर से पहले क्या है हमारे पास सेमीकोलन है और देयरफॉर के बाद कॉमा है। सेमीकोलन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका पहला लेटर लोअर केस में होगा, ये चीजें रखना जरूरी। तो अभी तक हमने सेमीकोलन के दो यूज कर लिए। पहला यूज कि जब दो सेंटेंसेस होंगे और वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, वी कैन जॉइन देम विद द सेमीकोलन। दूसरा यूज हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनको हम एक कनेक्टर से ज्वाइन कर रहे हैं। कनेक्टर इज अ ट्रांजिशन वर्ड, डू नॉट कंफ्यूज विद द कंजंक्शन, आई एम सेइंग इट अगेन अगेन। सही है, कनेक्टर से ज्वाइन करें। दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, उनको हम कनेक्टर से ज्वाइन कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस हैं और उनको हम कनेक्टर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो कनेक्टर से पहले सेमीकोलन लगाना लाजमी 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 है, ये चीज याद रखना जरूरी है। और कनेक्टर के बाद कॉमा आता है। कनेक्टर के बाद क्या आता है? कॉमा आता है। कनेक्टर से पहले सेमीकोलन और कनेक्टर के बाद कॉमा। कनेक्टर और कंजंक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दी। तो अभी तक हमने सेमीकोलन के दो यूज पढ़े। पहला यूज क्या है? टू जॉइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर। दूसरा है हमारे पास कि हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं विद द कनेक्टर, तो कनेक्टर से पहले हमें सेमीकोलन लगाना लाजमी, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, अब आते हैं हमारे पास ये भी देखना, आपको थोड़े से और एग्जांपल दिखा दूं। द फ्लाइट वाज डिलेड फॉर आवर्स, कॉन्सिक्वेंटली एक कनेक्टर है, उससे पहले मैंने क्या डाला? सेमीकोलन। आई एम टेरिफाइड ऑफ हाइट्स, नेवरदलेस एक कनेक्टर, उससे पहले मैंने क्या डाला? सेमीकोलन। रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी, फर्दरमोर कनेक्टर है, उससे पहले मैंने क्या डाला? सेमीकोलन। कनेक्टर के बाद आप नोटिस करें, कनेक्टर के बाद हम क्या कर रहे हैं? एक कॉमा लाजमी डाल रहे हैं, कॉमा लाजमी डाल। सिमिलरली पेमेंट इज ड्यू बाय फ्राइडे, अदरवाइज एक कनेक्टर है, उससे पहले मैंने क्या डाला? सेमीकोलन, और उसके बाद मैंने क्या डाला? एक कॉमा डाला। ये चीज याद रखना जरूरी है। एक सेमीकोलन के दो यूज है, एक वो यूज जिसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वी जॉइन देम विद अ सेमीकोलन। सही है, दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम ज्वाइन करें विद अ कनेक्टर, तो कनेक्टर से पहले सेमीकोलन और कनेक्टर के बाद कॉमा। सेमीकोलन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका पहला लेटर जो होगा वो लोअर केस में। उसका पहला लेटर कौन सा कैसा होगा? लोअर केस में। उसका पहला लेटर कैसा होगा? लोअर केस में। उसका पहला लेटर कैसा होगा? लोअर केस में। देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये चीज याद रखना लाजमी है। अभी तक हमने सेमीकोलन के दो यूज से हमने दोनों पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एम डैश, ठीक है। एम डैश के सिर्फ तीन यूज हैं जो आपने याद रखना जरूरी है। एम डैश के कितने यूज याद रखना जरूरी है? तीन यूज याद रखना जरूरी है। पहला यूज, पहला यूज ये होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट मतलब क्या है? उसमें से सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग, सब्जेक्ट मिसिंग है या फिर वर्ब मिसिंग। सही है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है जो कंप्लीट आइडिया नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं है, और वो फ्रेगमेंट जेरेंट से स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था जेरेंट क्या होता है, सब्जेक्ट। जेरेंट क्या होता है हमारे पास? वर्ब प्लस आईएनजी। जेरेंट क्या होता है हमारे पास? वर्ब प्लस आईएनजी। लाइक फोर्स, टू फोर्स इज अ वर्ब, फोर्सिंग इज अ जेरेंट। तो एम डैश का पहला यूज ये हो गया कि एक कंप्लीट सेंटेंस है और दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है। जेरेंट क्या होता है? वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ, फोर्सिंग, फिक्सिंग, अलाउइंग, गिविंग, इंश्योरिंग, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस है और दूसरा वाला क्या है हमारे पास? फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है। जेरेंट मतलब वो फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। फोर्सिंग, इंश्योरिंग, फिक्सिंग, अलाउइंग, गिविंग, एनीथिंग। पहली एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी कट्स इट्स एनुअल मार्केटिंग बजट, एम डैश, forcing the team to find creative ways to get free publicity. M dash exactly होता क्या है? It is joined, it helps to join two sentences together, a sentence and a fragment together, basically a sentence and a fragment together। दो sentences को link करने के लिए हम बीच में M dash डालते हैं, ठीक है।
The company cuts its annual marketing budget m dash, forcing the team to find creative ways to get free publicity. ये चीज याद रखना जरूरी है, ये चीज याद रखना जरूरी है. सिमिलरली दूसरा देखें, she turned off her phone notification for the entire weekend. कंप्लीट सेंटेंस है. she is the subject to turn off as a verb, कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है. allowing herself to fully disconnect and relax. It is a fragment which is starting from a gerund, तो हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं with an m dash. Similarly, the chef added a pinch of smoked paprika to the sauce. This is a complete sentence. The chef is the subject, to add is a verb. And दूसरा वाला हमारे पास fragment है, वो fragment किससे start हो रहा है? gerund से. Giving the traditional dish a modern twist. और हमने इसको ज्वाइन किया with an m dash. एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, वो फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंट से. तो इवेंचुअली वी जॉइन देम विद एन m dash. Similarly, the tech company launched a massive software update. कंप्लीट सेंटेंस है. tech company is the subject, to launch is the verb, कंप्लीट सेंटेंस है. सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है. दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? जेरेंट से. फिक्सिंग द सिक्योरिटी बग्स दैट यूजर कंप्लेन्ड अबाउट. तो वी जॉइन देम विद एन m dash. पहला यूज केस क्या हो गया m dash का? एक सेंटेंस है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है. जेरेंट क्या होता है? वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो आईएनजी से शुरू हो. फिक्सिंग, अलाउइंग, इंश्योरिंग. सही है, ये वाले वर्ड्स हैं. फ्रेगमेंट की जो स्टार्टिंग है वो जेरेंट से हो रही है. एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, और फ्रेगमेंट जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वी जॉइन देम विद एन m dash. क्लियर हो गई वाली बात? पहला यूज केस ये हो गया. पहला यूज केस ये हो गया किसका? m dash का. दूसरा यूज केस क्या है? दूसरा यूज केस ये होता है मेरे दोस्तों कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा है who, whom, when, which, where से. किससे स्टार्ट हो रहा है? who, whom, when, which, where से. किससे स्टार्ट हो रहा है? who, whom, when, which, where से. किससे स्टार्ट हो रहा है हमारे पास? WH वर्ड्स. WH वर्ड्स कौन से हैं? ये वाले. who, whom, when, which, where से. अगर हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है और दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, और वो फ्रेगमेंट स्टार्ट हो रहा है who, whom, when, which, where से, तो वी ज्वाइन देम विद एन m dash. विद एन m dash. मेजरली इसके अंदर एक आयरनी होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ. We spent our summer vacation in a small coastal town. It is a complete sentence. Where my parents first met 30 years ago. ये जो पूरा हमारे पास फ्रेगमेंट होता है, इंटायर फ्रेगमेंट, द इंटायर फ्रेगमेंट, वो किसके बारे में होगा? द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. किसके बारे में होगा? द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. We spent our summer vacation in a small coastal town where my parents first met 30 years ago. किसके बारे में बात हो रही है? कहां की बात हो रही है? स्मॉल कोस्टल टाउन की बात हो रही है, where my parents first met 30 years ago. सही है. So the whole fragment is about the last word of the sentence. Is about the last word of the sentence. याद रखिएगा चीज. तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा वाला फ्रेगमेंट है जो कि who, whom, when, which, where से स्टार्ट हो रहा है. किससे स्टार्ट हो रहा है? who, whom, when, which, where से स्टार्ट हो रहा है, और वो पूरा फ्रेगमेंट लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस के बारे में. तो वी जॉइन देम विद एन m dash. सिमिलरली देखें, द मैनेजर हैंडेड द प्रोजेक्ट टू अ न्यू इंजीनियर who had just joined the firm last month. फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? who से. और पूरा फ्रेगमेंट किसके बारे में? द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, दैट इज न्यू इंजीनियर. किसके बारे में? न्यू इंजीनियर के बारे में. क्लियर है वाली बात? कोई मसले मसाइल समझ आई? सिमिलरली, द हिस्टोरिकल म्यूजियम इज होस्टिंग अ स्पेशल मिडनाइट एग्जीबिशन व्हेन विजिटर्स कैन व्यू रेयर आर्टिफैक्ट्स बाय फ्लैशलाइट. किससे स्टार्ट हो रहा है फ्रेगमेंट? व्हेन से. पूरा फ्रेगमेंट किसके बारे में? स्पेशल मिडनाइट एग्जीबिशन के बारे में. ठीक है, मिडनाइट एग्जीबिशन के बारे में. तो इवेंचुअली आई जॉइन देम विद एन m dash. I finally bought a professional mechanical keyboard. अब फुल सेंटेंस. फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है? who, whom, when, which से स्टार्ट हो रहा है, which makes satisfying clicking sound with every single keystroke. ये पूरा फ्रेगमेंट किसके बारे में था? मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में था. किसके बारे में था? मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में. किससे स्टार्ट हो रहा था? which से स्टार्ट हो रहा था. किसके बारे में था? मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में था. which makes a satisfying clicking sound with every single keystroke. किसके बारे में? मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में. तो दूसरा यूज केस ये हो गया कि एक सेंटेंस, दूसरा फ्रेगमेंट,
और फ्रेगमेंट किससे स्टार्ट होगा, हु व्हेन व्हिच से स्टार्ट होगा, और वो पूरा फ्रेगमेंट लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस के बारे में होगा, तो वी कैन ज्वाइन देम विद एन एम डैश। दूसरा यूज केस हो गया एम डैश का। तीसरा यूज केस क्या है? तीसरा यूज केस ये होता है दोस्तों कि हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर हम एक्स्ट्रा, आपने पेरेंथीसिस देखा है? पेरेंथीसिस मतलब लाइक आप ब्रैकेट डाल के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो ब्रैकेट डाल के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालो तो पेरेंथीसिस कहते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा है, इतनी इसेंशियल भी नहीं है, एक्स्ट्रा है और इतनी इसेंशियल भी नहीं है, उसको कहते हैं, हम उसको डाल देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, पेरेंथीसिस के अंदर। लेकिन ब्रैकेट के डालने के आपके कोई मार्क्स नहीं होते, और वो आपको बहुत ज्यादा जो होता है वो नेव काउंट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग काउंट नहीं करता कि भाई इस बच्चे को बस पेरेंथीसिस का यूज पता है, एम डैश का यूज पता है ही नहीं। पेरेंथीसिस बहुत कॉमन और मोनोटोनस है, उसको अगर आप यूज करते भी तो उसका कोई रिगार्ड भी नहीं मिलेगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, कोई फायदा भी नहीं। लेकिन अगर आप एम डैश डालते हो तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे, रिगार्ड भी मिलेगा, एंड क्रिएट अ वेरी गुड इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, द थ्री फ्रेंड्स, एम डैश का इसको मैं सैंडविच कहता हूं, एम डैश सैंडविच कहते हैं इसको हम। लियो सैम एंड माया, लियो सैम एंड माया डिसाइडेड टू कैंप अंडर द स्टार्स। इसकी एक आयरनी है, ये जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रैकेट में भी डाल सकता था, जो फ्रेंड्स उनके नाम बता रहा हूं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतनी एसेंशियल नहीं है। अगर मैं इसको सेंटेंस से रिमूव कर भी दूं फिर भी सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। फॉर एग्जांपल रीड इट, द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू कैंप अंडर द स्टार्स, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बीच में से लियो सैम और माया को निकाल भी दूं तो इट इज स्टिल मेकिंग सेंस टू मी। ठीक है, तो ये वाला यूज देखें एम डैश का, माय न्यू डाइट वाज अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच लास्टेड फॉर अ ग्रैंड टोटल ऑफ 4 आवर्स, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं स्टिल मेक सेंस टू मी। तो वो एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसको आप अगर सेंटेंस से रिमूव भी कर दें बट स्टिल द सेंटेंस विल मेक सेंस टू यू, ठीक है, तो वो आता है हम एम डैश के सैंडविच में डाल देते हैं। जैसे आप ब्रैकेट में डाल के नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं ना, जैसे कि आप फ्रेंड्स के नेम आप नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो उस ब्रैकेट और पेरेंथीसिस की जगह, पेरेंथीसिस मींस ब्रैकेट ऑब्वियसली, तो उसकी जगह इवेंचुअली आप एम डैश सैंडविच ऐड कर सकते हो, और इट इज वेरी और हाईली रिगार्डेड बाय द एग्जामिनर। द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर will launch next month। ये एक्स्ट्रा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? एन एआई ड्रिवन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इवेंचुअली ये रही, क्लियर है वाली बात? तो ये चीज आ गई नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं, अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं बट द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस टू मी, द कंपनीज न्यू सॉफ्टवेयर विल लॉन्च नेक्स्ट मंथ। तो जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, सही है, उसको अगर मैं रिमूव भी कर दूं, ठीक है, उसको रिमूव भी कर देने के बाद सेंटेंस सेंस बना रहा है, तो इवेंचुअली वो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन पेरेंथीसिस में आ सकती है या फिर एम डैश सैंडविच में आ सकती है, और हाईली रिगार्डेड एम डैश सैंडविच है, तो आई विल सजेस्ट यू, रिकमेंड यू टू यूज इट एज मच एज यू कैन। ये एक छोटी सी मीम है, अगर आप कॉमा से यूज कर रहे हो, व्हाई आर यूजिंग कॉमास ब्रो, कॉमा नहीं इस्तेमाल करना, एम डैश इस्तेमाल करना है इन योर राइटिंग और ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। कॉमा से कभी भी सेंटेंस को ज्वाइन मत करना, एम डैश से ज्वाइन करना। अगर कॉमा से के कॉमा के लाइक वी हैव अ कंजंक्शन देन यू कैन पुट अ कॉमा, बट अगर आप सिर्फ दो सेंटेंसेस और उनको कॉमा से जोड़े, इट इज नॉट राइट। ये हमारे पास नेमलेस एक हमारा स्पेसिमेन पेपर है, उसके अंदर देखें भर के एम डैशेस डाले हुए एग्जामिनर ने। जब वो अपनी क्वेश्चन पेपर में एम डैशेस डाल रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट्स यू टू ऐड एम डैशेस इन योर राइटिंग्स। ये था एम डैश का यूज। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसकी एक छोटी सी वर्कशीट भी है, लेकिन वो वर्कशीट मैं आपको साथ में करवाऊंगा, इससे पहले हम कोलन का यूज पढ़ लेते हैं। कोलन का यूज पढ़ लेते हैं। कोलन क्या होता है? हमारे पास दो डॉट्स जो होते हैं, कोलन जो होता है हमारे पास दो दो ये डॉट्स जो होते हैं कोलन होते हैं। हमें पता है कि इट इज यूज्ड इन लिस्टिंग डाउन थिंग्स। ठीक है, पहला यूज केस तो वही है, वी लिस्ट डाउन थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल वी नीड टू पिक अप 3 सप्लाईज, और वो 3 सप्लाईज क्या है? पेंट, ब्रशेस एंड टेप। इससे पहले आर नहीं लगा देना। लोग क्या करते हैं? वी नीड टू पिक अप 3 सप्लाईज दैट आर, और फिर कोलन, पेंट, ब्रशेस एंड टेप। नो ब्रो, जब आप दैट आर या दैट इज लिख रहे हो तो फिर कोलन की जरूरत नहीं है। अगर कोलन डाल रहे हो तो दैट इज, दैट आर, विच इज नहीं लिखना, सिर्फ कोलन डाल के यू हैव टू लिस्ट डाउन थिंग्स। सिमिलरली आवर फेवरेट कलर्स, सही है, आवर फेवरेट कलर्स, अब देखो अब इन्होंने आर डाला, दिस इज नॉट राइट। ठीक है,
द कोलन इनकरेक्टली सेपरेट द वर्ब फॉर्म फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, बिकॉज आर डाला हुआ है ना, इट इज इनकरेक्ट, इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, ये चीज याद रखना जरूरी है, ठीक है। दैट इज दैट आर नहीं डालना। प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स टू द इंटरव्यू, और वो क्या क्या है, ये सब वी आर लिस्टिंग डाउन थिंग्स। द प्रोजेक्ट मैनेजर हाइलाइटेड 3 प्राइमरी गोल्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग स्पीड एंड इंक्रीजिंग क्वालिटी। दैट इज दैट आर लगा हुआ नजर आ रहा है, व्हिच आर व्हिच इज व्हिच, कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एंड अगर आपने लगा दिया तो इट इज इनकरेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाली है। The new software update addresses several critical issues, slow loading times, frequent crashes and weak security. When you are listing down something, तो उससे पहले आप कोलन डाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये यूज केस हो गया, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू बाय इंग्रेडिएंट फॉर द केक, फ्लावर, शुगर, एग एंड बटर, लिस्टिंग डाउन थिंग्स, उससे पहले हमने कोलन डाल दिया। एक तो फर्स्ट यूज केस हो गया, दैट इज वेरी बेसिक। दूसरा यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट, टू ज्वाइन अ रीजन विद इट्स रिजल्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं चाहता हूं आप करें, एक रीजन को उसके रिजल्ट से आप जोड़ रहे हो विद अ कोलन, ठीक है। द शेफ forgot to turn on the oven, this is the reason, and the result was dinner was delayed by an hour, ये रिजल्ट है। एक रीजन को उसके रिजल्ट से जोड़ दोगे विद अ कोलन, दैट इज बेस्ट 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 यूज ऑफ कोलन। शी प्रैक्टिस हर प्रेजेंटेशन फॉर वीक्स, शी डिलीवर्ड इट फ्लॉलेसली। रीजन क्या था, उसने प्रैक्टिस करा वीक्स में, उसका रिजल्ट क्या आया, शी डिलीवर्ड इट फ्लॉलेस। एक रीजन को रिजल्ट से जोड़ा विद अ कोलन। द कंपनी फेल्ड टू अपडेट इट सॉफ्टवेयर, रीजन, रिजल्ट क्या हुआ, हैकर स्टोल द डेटा, वी जॉइंड इट विद अ कोलन। द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग ओवरनाइट, ये रीजन था कि टेम्परेचर बहुत गिर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, पाइप बर्स्ट, बर्फ जमने की वजह से पाइप बर्स्ट हो गया, तो वी जॉइन दैम विद अ कोलन। याद रखिए चीज, क्लियर है वाली बात, ये बात समझ में आ गई। तो कोलन का यूज क्या हो गया हमारे पास, टू लिस्ट डाउन थिंग्स और टू ज्वाइन अ रीजन विद द रिजल्ट, कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम सर इबाद, आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम सर इबाद, कोलन, आई गॉट एन ए स्टार, ये वाला सिनेरियो। रीजन क्या था कि आपने मेरे से पढ़ा, रिजल्ट क्या है, गॉट एन ए स्टार, इंशाल्लाह, होपफुली, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक छोटी सी वर्कशीट भी है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को और बेटर आइडिया हो जाए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।